Hello everyone, welcome back to Sabya's Programming School. In today's video, I'm going to discuss about the methods in Java. So, methods क्या होते हैं? A method is the collection of statements that are grouped together to perform an operation. यानी methods स्टेटमेंट्स का कलेक्शन होता है, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि ये मैक्स जो है हमारा मेथड है। इस मेथड की एक बॉडी होती है, यहाँ से यहाँ तक की इसकी बॉडी है, और इसमें हम डिफरेंट स्टेटमेंट्स को लिखते हैं फॉर आर रिक्वायरमेंट, कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उन स्टेटमेंट्स को हम यहाँ पर लिखते हैं विद इन अ सिंगल बॉडी ऑफ द मेथड। हाँ, तो हम मेथड को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स होता है कि सबसे पहले हम एक्सेस मॉडिफायर देते हैं। यहाँ पब्लिक और स्टैटिक जो है हमारे एक्सेस मॉडिफायर हैं। फिर दूसरा आता है डेटा टाइप ऑफ द मेथड, पहले मॉडिफायर, दूसरा रिटर्न टाइप या डेटा टाइप ऑफ द मेथड। नेक्स्ट होगा हमारा मेथड नेम, कि हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं उसका नाम हमें देना है। तो सपोज हम दो नंबर्स में मैक्सिमम नंबर को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर मेथड लिया है मैक्स नाम का, और उस मेथड नेम के बाद हम पैरेंथेसिस के अंदर देते हैं पैरामीटर लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे दो पैरामीटर दिए गए हैं, num1 एंड num2, दोनों का टाइप क्या है, इंटीजर। ठीक है, तो इन पैरेंथेसिस के बीच में हम देते हैं पैरामीटर लिस्ट। उसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर द नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स लिखते हैं। तो सिंपल सिंटैक्स क्या होता है, मॉडिफायर, देन डेटा टाइप, देन मेथड नेम, एंड विद इन द पैरेंथेसिस वी गिव द पैरामीटर लिस्ट, देन विद इन द कर्ली ब्रेसेस वी राइट द स्टेटमेंट मेथड। तो अभी हमने क्या किया कि एक मेथड बनाया, उसको डिक्लेयर कर दिया कि जो हमारा मैक्स मेथड है उसका मॉडिफायर क्या है, पब्लिक है, स्टैटिक है, उसका डेटा टाइप इंट है। इंट मतलब कि वो किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा आफ्टर द कैलकुलेशन या ऑपरेशन। ठीक है, और उसके बाद हमने पैरेंथेसिस के अंदर दो नंबर ले लिए हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे लिया है एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल, दैट इज ऑफ इंटीजर टाइप। उसके बाद हमने चेक किया है कि num1 इज ग्रेटर देन num2, तो रिजल्ट होगा num1। एल्स में हमने किया है कि अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होगी तो इसका अपोजिट होगा, तो एल्स में हमने लिखा रिजल्ट इक्वल टू num2। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो या ये कंडीशन ट्रू हो, जो हमारा रिजल्ट है उसके अंदर हमारी एक्चुअल मैक्सिमम वैल्यू आके स्टोर हो जाएगी। उसके बाद हमने रिटर्न किया है, रिटर्न के बाद रिजल्ट को हमने रिटर्न कर दिया है। ठीक है, तो ये रिटर्न वैल्यू कहाँ जाएगी, इस जगह पर जहां पर हमने इसे कॉल किया है, इन्वोक किया है मेथड को। ठीक है, तो हम कहां पर इन्वोक करते हैं मेथड को, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर कॉलिंग करते हैं, इन्वोक करते हैं मेथड को। ठीक है, तो इस मेथड की ये थी हमारी फंक्शन, ये या जो आपने सी में फंक्शन पढ़े थे उनको ही हम यहाँ पे मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो मैक्स मेथड है, इस मेथड को हमने यहाँ पे इन्वोक किया हुआ है मेन मेथड के अंदर। तो जब तक कि हम किसी फंक्शन को, किसी मेथड को हम मेन मेथड के अंदर इन्वोक नहीं करते, हमारा आउटपुट नहीं आता है। तो हम देखेंगे कि मेथड्स के कितने टाइप होते हैं। हमने पहले भी पढ़ा है, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी पढ़ा है, सी में भी पढ़ा है कि मेथड को दो तरह के होते हैं, प्री डिफाइंड मेथड एंड यूजर डिफाइंड मेथड। प्री डिफाइंड मेथड क्या, कि दैट आर ऑलरेडी डिफाइंड इन द जावा क्लास लाइब्रेरी नोन एज प्री डिफाइंड मेथड, और हम इन्हें स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मेथड या बिल्ट इन मेथड भी कहते हैं। तो जो कि पहले से ही डिफाइंड है हमारी जावा लाइब्रेरी में, उन्हें हम प्री डिफाइंड मेथड करते हैं। हमें उनकी कोडिंग लिखने की जरूरत नहीं होती, हम बस उन्हें मेथड नेम के थ्रू ही कॉल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में। जैसे हम यूज करते हैं system.out.println, प्रिंट मेथड हो गया, सिस्टम क्लास के अंदर प्रिंट मेथड होता है, हम उसे किसी स्टेटमेंट को प्रिंट कराने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, SQRT हो गया, SQRT ये मैथ क्लास के अंदर होता है। सॉर्ट ये होते हैं एरे क्लास के अंदर। तो ये सारे क्लासेस, ये सारे जो मेथड्स है, ये प्री डिफाइंड है हमारे जावा की क्लास लाइब्रेरी में। ठीक है, तो इन्हें हम क्या करते हैं, इन्हें हम सिर्फ इनके नेम के थ्रू सिर्फ इनका नेम लिखते हैं, और इनकी जो भी फंक्शनिंग है वो ऑटोमेटिक हमारे प्रोग्राम में मर्ज हो जाती है। ठीक है, दूसरा है यूजर डिफाइंड मेथड। यूजर डिफाइंड मेथड वो कि जो हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्रिएट करते हैं। हमें अगर करना है दो नंबर्स का एडिशन, तो मान लो कि हमने नाम दे दिया है ऐड मेथड, और हमने इसके अंदर दो नंबर्स को ऐड कर दिया। मल्टीप्लिकेशन मान लो हमने ले लिया है, दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन अगर हमें करना है, तो हमने मल नाम का मेथड बना लिया और इसके अंदर हमने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर दिया। ठीक है, इसी तरह से जो मेथड हम बनाते हैं उसे हम यूजर डिफाइंड मेथड बोलते हैं।
अब सिग्नेचर क्या होता है? सिग्नेचर टर्म हम यूज करते हैं इसके लिए, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ द मेथड नेम एंड द पैरामीटर लिस्ट, कि मेथड नेम के साथ जो पैरामीटर लिस्ट है और कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं और उनका क्या टाइप है, दैट इज कलेक्टिवली कॉल्ड सिग्नेचर। ठीक है। नाउ व्हाट इज एक्चुअल पैरामीटर? पैरामीटर दो तरह के होते हैं, हमने सी में भी पढ़ा था, एक्चुअल पैरामीटर एंड फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है। तो मान लो कि ये है हमारा मेन मेथड। ठीक है, हमने मेन मेथड के अंदर, हम मेन मेथड के ही अंदर किसी फंक्शन को इन्वोक करते हैं। ठीक है, तो मेन मेथड के अंदर हमने लिया है स्टेटमेंट इंट z इक्वल टू मैक्स x, y। यहाँ पे दो वेरिएबल लिए हुए हैं मेथड के अंदर, यानी कि ये जो मेरा मेथड है, ये मेथड की बॉडी है, हमने यहाँ पे कॉल किया है, इन्वोक किया है। ठीक है, जब हम कॉलिंग के दौरान हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को पास करते हैं मेथड के पैरामीटर लिस्ट में, तो हम उसको बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर। यानी जिस टाइम हम मेथड को कॉल कर रहे हैं उस टाइम पे हम जो पैरामीटर पास करते हैं मेथड में, वो पैरामीटर कहलाते हैं एक्चुअल पैरामीटर। ठीक है, अब आप देख लो कि ये है हमारे फॉर्मल पैरामीटर, यानी ये तो हुए एक्चुअल पैरामीटर जब हमने मेथड को इन्वोक किया अपने मेन मेथड के अंदर, उस टाइम पे जो हमने वेरिएबल या वैल्यूज को पास किया मेथड के अंदर, उसको हमने बोला एक्चुअल पैरामीटर। बट जो हमारी फंक्शन या मेथड की डेफिनेशन है, मेथड की जो मेन कोडिंग है, उस टाइम पर हमने जो पैरामीटर लिस्ट में जो भी पैरामीटर पास किए हैं उसको हम बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर। तो डिफरेंस समझ में आया? जब हम मेन मेथड के अंदर किसी मेथड के अंदर जो हम वैल्यू पास करते हैं उसको बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर, जबकि मेथड के डेफिनेशन के अंदर जो हम वैल्यू पास करते हैं उसको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर। रिटर्न वैल्यू क्यों यूज करते हैं? अगर हमने यहाँ पे यूज किया है कोई डेटा टाइप यूज किया है एक्सेप्ट वॉइड के अलावा कोई भी डेटा टाइप हम यहाँ यूज करेंगे तो हमें यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करनी ही पड़ेगी। और अगर हम चाहते हैं कि हम कोई भी वैल्यू रिटर्न ना करें तो उस टाइम पर हम यहाँ पे इन या कोई डेटा टाइप ना लेकर के हम वॉइड डेटा टाइप लेंगे फंक्शन मेथड के लिए। ठीक है, तो वॉइड का मतलब होता है कि नो रिटर्न वैल्यू, जब हम कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करना चाहते तो हम वॉइड लेंगे। अदरवाइज अगर हमने कोई भी डेटा टाइप लिया है तो यहाँ हमें रिटर्न वैल्यू करनी ही पड़ेगी, यानी हमें रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस जो भी हमने प्रोग्राम देखा उसके हम फंक्शनिंग देख लेते हैं कि एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर किस तरह से यूज हो रहे हैं। तो सपोज कि हम किसी भी जावा में कोई भी प्रोग्राम हम क्लास के ही अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे कोई भी क्लास ले रहे हैं, मान लो डेमो नाम की एक क्लास है, इस डेमो क्लास के अंदर ये हमने कोडिंग लिख रखी है। ठीक है, ये हमारा वॉइड मेन है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, ये इसका सिंटैक्स होता है मेन मेथड का। इस मेथड के अंदर हमने तीन वेरिएबल लिए हैं, इंटीजर टाइप का आई इंस्टेंस वेरिएबल है, ये आई इक्वल टू 5 है, इंट जे इक्वल टू 2 है, इंट के इक्वल टू मैक्स आई जे। अब आप देखो ये आई की वैल्यू हमने यहाँ पे कॉपी कर दी है और ये जे की वैल्यू यहाँ पे, यानी अभी हमारे इस मैक्स के अंदर 5,2 आ गया, दैट इज एक्चुअल पैरामीटर। ठीक है, ये क्या है? एक्चुअल पैरामीटर है। जब हम इस लाइन पे आते हैं हम कहाँ पहुंच जाते हैं? जहां पर भी हमारी फंक्शन की डेफिनेशन है या मेथड की कोडिंग जहां पर भी है हम वहां पहुंच जाते हैं। तो अभी हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं बट हम कॉल्ड मेथड की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे हमने आई और जे की वैल्यू कॉपी कर दी है। अब हम चले जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ, आई और जे की वैल्यू num1 में और num2 में कॉपी हो जाएगी। तो ये था आई हमारा और ये है हमारा जे। आई में वैल्यू है 5, जे में वैल्यू है 2, और यहाँ पे जब हम पहुंचे तो num1 में ये है num1 और ये है num2 नाम का वेरिएबल। ठीक है, num1 में i की वैल्यू आ गई थी दैट इज 5, num2 में आ गई थी j की वैल्यू दैट इज 2। ठीक है, अब हम जब इसके अंदर आएंगे तो यहाँ पे हमने तीसरा एक और वेरिएबल लिया है रिजल्ट नाम का। इफ num1 इज ग्रेटर देन num2 तो कंडीशन हमारी हो रही है ट्रू, num1 इज 5 है num2 इज 2, तो कंडीशन हो रही है ट्रू। जब ट्रू होगी कंडीशन तो इट विल रिजल्ट इक्वल टू num1, तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा, num1 की वैल्यू दैट इज 5।
ठीक है। अब एल्स पार्ट पे हम जाएंगे ही नहीं क्योंकि हमारा इफ स्टेटमेंट करेक्ट है और हमने एग्जीक्यूट कर लिया, तो इट विल रिटर्न द रिजल्ट। तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, रिजल्ट की वैल्यू दैट इज 5। जब हम ये पूरे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो हम उस जगह पर रिटर्न कर जाते हैं जहां से हमने इस मेथड को कॉल किया था। तो इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट की वैल्यू क्या होगी, 5। ठीक है, तो के में आ जाएगा 5, के की वैल्यू हो गई 5। अब यहाँ पे हमने क्या प्रिंट किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में हमने टाइप प्रिंट किया द मैक्सिमम बिटवीन आई, तो यहाँ प्रिंट होगा द मैक्सिमम बिटवीन 5 एंड 2 इज 5। ठीक है, तो ये इस तरह से हम एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर में वैल्यूज को पास करते हैं। बेनिफिट टू यूज द मेथड इज टू रीयूज। हमने एक बार मेथड क्रिएट कर दिया, हम उसको बार बार कहीं से भी किसी भी प्रोग्राम में किसी भी क्लास में उसे यूज कर सकते हैं। कॉल स्टैक क्या होता है कि जब भी हम मेथड को इन्वोक करते हैं तो सिस्टम क्या करता है कि जितने भी पैरामीटर है उनमें क्या वेरिएबल है, क्या हर एक बार मेथड को कॉल करने के लिए क्या पैरामीटर वैल्यू हुई है, उन सब का एक रिकॉर्ड हमारी मेमोरी के अंदर क्रिएट कर दिया जाता है। तो उस एरिया को बोलते हैं कॉल स्टैक, जहां पर हम ये सारे रिकॉर्ड को स्टोर करते हैं। तो हम देख लेते हैं कॉल स्टैक किस तरह से काम करता है। तो पहले वाला ये एग्जांपल लिया हुआ है, यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिया है, आई की वैल्यू यहाँ ये है कॉल स्टैक। ठीक है, तो आई की वैल्यू 5 हुई तो यहाँ पे आई की वैल्यू 5 दिखा दिया। अब जे की वैल्यू 2 है तो जे की वैल्यू 2 होगी। के के लिए एक और के के लिए क्या है, हमें स्पेस की रिक्वायरमेंट है और के में कुछ वैल्यू जाएगी। अभी हमने कुछ भी स्टोर नहीं किया है। जब हमारे ये मैक्स मेथड जो है वो इन्वोक होगा कैलकुलेशन के बाद, इसकी रिजल्ट जो है वो के में स्टोर होगा। तो जब हम इस लाइन पे आते हैं, हम यहाँ पहुंच जाते हैं और यहाँ पे हमने आई की वैल्यू पास की है num1 में, ठीक है, और num2 में हमने जे की वैल्यू पास की है। यहाँ पे हम आए और num1 आप देखो, ठीक है, यहाँ पे हमने मैक्स आई जे को इन्वोक किया है। इसके बाद हम यहाँ पहुंच गए, पास द वैल्यू ऑफ आई एंड जे टू num1 एंड num2। इसके बाद हमने रिजल्ट को डिक्लेयर किया, तो रिजल्ट के लिए एक और मेमोरी की जरूरत पड़ेगी हमें, मेमोरी स्पेस की। फिर हमने यहाँ कंपैरिजन किया है, तो ये कंडीशन ट्रू है, num1 इज ग्रेटर देन num2, यानी कि 5 इज ग्रेटर देन 2। तो कंडीशन ट्रू है, तो रिजल्ट में num1 की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, यानी कि रिजल्ट इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम एल्स वाले पार्ट में जाएंगे नहीं और रिटर्न करेंगे रिजल्ट की वैल्यू को। तो ये रिजल्ट की वैल्यू कहाँ पहुंच जाएगी, जहां से हमने इसको कॉल किया था, यहाँ पे जाएगी इस रिजल्ट की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे गई तो 5 आया और 5 कहाँ पे स्टोर हो गया, के में। उसके बाद हमने इसके स्टेटमेंट को प्रिंट करा दिया। अब ये दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखो, एक हमने क्लास ली है पब्लिक क्लास टेस्ट वॉइड मेथड। ठीक है, इसके अंदर हमने लिया है मेन मेथड। मेन मेथड के अंदर हम क्या है कि हम ये चेक कर रहे हैं कि अभी तक हमने अगर इंटीजर नाम का मेथड लिया था, हम देख लेते हैं फिर से। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जो मेरा मेथड है उसमें कोई ना कोई रिटर्न वैल्यू थी, है ना, यानी कि रिटर्न टाइप है, तो हमें रिटर्न करना पड़ा था। अगर अब हमें क्या करना है कि फंक्शन जो मेरा मेथड है उसका कोई भी वैल्यू हम रिटर्न ना करें तो हम उसे वॉइड से डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिया है मेन मेथड के अंदर। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, हमने लिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रिंट ग्रेड नाम का एक मेथड। उसके अंदर हमने एक पैरामीटर पास किया है स्कोर, दैट इज ऑफ टाइप डबल। उसके अंदर हमने टेस्ट किया है कि स्कोर अगर ग्रेटर या इक्वल होगा 90 के तो ग्रेड होगा ए। यहाँ पे एल्स इफ स्टेटमेंट, एल्स इफ लैडर का स्टेटमेंट यूज हुआ है। एल्स इफ स्कोर अगर 80 से ग्रेटर या इक्वल होगा तो बी ग्रेड होगा, अगर 70 से ग्रेटर इक्वल होगा तो सी, अगर 60 से ग्रेटर और इक्वल होगा तो डी, अदरवाइज एफ होगा। ठीक है, तो हम जब भी हमारा आउटपुट आता है वो आता है मेन मेथड के थ्रू। तो मेन मेथड को हम सबसे पहले मेन मेथड को एग्जीक्यूट करते हैं। कंपाइलर हमारा मेन मेथड को एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद हम मेथड की बॉडी पर पहुंचते हैं। ठीक है, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पे आए और यहाँ पे हम पहुंचे। यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ने क्या प्रिंट किया, द ग्रेड इज। उसके बाद इसमें एक वैल्यू पास की है प्रिंट ग्रेड के अंदर 78.5, यानी कि यहाँ से जैसे ही हम इस लाइन पे आते हैं हम यहाँ पहुंच जाएंगे। यहाँ पे स्कोर में क्या आ गया है, 78.5 आ गया है, यानी कि इनमें से कौन वाली कंडीशन ट्रू होगी, ये वाली नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू होगी। तो इट विल प्रिंट सी, क्योंकि स्कोर क्या था 78.5 था, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है और ये सी प्रिंट कर देगा। सी प्रिंट करने के बाद अब ये कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे और हम यहाँ तक कि जैसे ही एग्जीक्यूट करते हैं हम फिर से इसी लाइन में पहुंच जाएंगे। यहाँ आने के बाद हमें दूसरा स्टेटमेंट मिलता है द ग्रेड इज। हम यहाँ आए, यानी फिर से इसने ये टाइप किया
और इस लाइन में जैसे ही आते हैं यहाँ पे ग्रेड प्रिंट ग्रेड के अंदर दूसरी नई वैल्यू पास की जा रही है, दैट इज 59.5। हम फिर से यहाँ पे आएंगे और अब की हमारी क्या वैल्यू है 59.5। तो कौन वाला स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला। इस केस में ना तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ना ये सारे ही फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, और इस केस में हमें एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो इट विल प्रिंट एफ। ठीक है, तो पहला हमारा आउटपुट क्या होगा, द ग्रेड इज सी, द ग्रेड इज एफ। और जैसे ही हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे, हम फिर से इस लाइन पे पहुंच जाएंगे। अब हमारे पास मेन मेथड में एग्जीक्यूट करने के लिए कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, तो हमारा फाइनल आउटपुट यही रहेगा। पासिंग पैरामीटर्स। अब हम किस तरह से पैरामीटर को पास करते हैं वैल्यू के फॉर्म में। व्हेन यू इन्वोक अ मेथड विद एन आर्गुमेंट, द वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट इज पास्ड टू द पैरामीटर। हम क्या करते हैं कि जब हम किसी मेथड में जब हम इन्वोक करते हैं किसी मेथड को, उस टाइम पे हम कोई वैल्यू पास करते हैं, यानी कि ये एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू है x, इसको हम पास करते हैं फॉर्मल पैरामीटर में। तो जो भी चेंजेस हम फॉर्मल पैरामीटर में करते हैं उसका कोई भी असर हमारे एक्चुअल पैरामीटर पे नहीं पड़ेगा। हम देख लेते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू। तो ये हमारा एक स्टेटमेंट है पब्लिक क्लास इंक्रीमेंट, इसके अंदर हमने मेन मेथड लिया हुआ है। हम जब भी आउटपुट एग्जीक्यूशन करेंगे हम मेन मेथड के ही थ्रू करेंगे, स्टार्टिंग हमारी आउटपुट की मेन मेथड से होती है। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया x नाम का, यानी x नाम का एक वेरिएबल हमारे मेमोरी में क्रिएट है, इसमें हमने 1 स्टोर कर दिया है। दूसरा स्टेटमेंट मिलता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो ये क्या प्रिंट करेगा, बिफोर द कॉल, बिफोर वाली लाइन प्रिंट होगी, द कॉल x की वैल्यू क्या होगी 1। ये सब प्रिंट करने के बाद x की वैल्यू प्रिंट करेगा, दैट इज 1। ठीक है, यहाँ आने के बाद यहाँ हम दूसरे 5th लाइन में आएंगे और प्रिंट हम जा रहे हैं मेथड पे। यहाँ पे एक मेथड कॉल हो रहा है इंक्रीमेंट x। ठीक है, इंक्रीमेंट के अंदर हमने x की वैल्यू पास करी है। तो x की वैल्यू जैसे ही हमने पास की, हमने n के अंदर यहाँ पे अब एक n नाम का वेरिएबल क्रिएट हो रहा है जिसमें कि हमने x की वैल्यू को कॉपी कर दिया, दैट इज 1। ठीक है, अब यहाँ पे हमने n की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया, यानी कि n की वैल्यू अब इंक्रीमेंट होके 2 हो गई है, 2 हो गई है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो ये प्रिंट करेगा, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, n इनसाइड द मेथड इज n की वैल्यू दैट इज 2। ठीक है, ये प्रिंट करने के बाद जब हम फाइनल यहाँ तक पहुंच जाते हैं तो हम कहाँ पहुंचते हैं, फिर से जहाँ पे हमने मेथड को इन्वोक किया था उस लाइन पे जाते हैं। अब हम यहाँ पे आ चुके हैं, तो हम 6 लाइन पे जाएंगे और ये प्रिंट करेगा आफ्टर द कॉल। ठीक है, अब क्या प्रिंट करेगा, आफ्टर वाली लाइन प्रिंट करेगा, और x की वैल्यू आफ्टर द कॉल x की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, x की वैल्यू तो हमारी 1 ही थी ना, तो 1। तो आप यहाँ देख सकते हो कि हमने x की वैल्यू, एक्चुअल पैरामीटर हमारा x था, फॉर्मल पैरामीटर हमारा n था। तो एक्चुअल पैरामीटर को हमने फॉर्मल पैरामीटर में पास किया था, यानी पास बाय वैल्यू। जब हम एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू को फॉर्मल पैरामीटर में पास करते हैं तो हम फॉर्मल पैरामीटर में कोई भी चेंज करें उसका इफेक्ट एक्चुअल पैरामीटर पे नहीं पड़ता। आपने देखा कि हमने n की वैल्यू को इंक्रीज किया बट x की वैल्यू हमारी सेम ही रही। तो हमारा आउटपुट आप देख लीजिए, बिफोर द कॉल x इज 1 एंड इनसाइड द मेथड इज 2, आफ्टर द कॉल x इज 1। ये दूसरा मेथड, ये दूसरा एग्जांपल है। हम आउटपुट हमेशा मेन मेथड से स्टार्ट करते हैं। तो आप देखो मेन मेथड में आए, यहाँ हमने num1 और num2 डिक्लेयर किया, यानी एक num1 है, num2, num1 में आ गया 1, num2 में आ गया 2। फिर हमने प्रिंट किया बिफोर इन्वोक द स्वैप मेथड num1 और num2 की वैल्यू प्रिंट करना है। ठीक है, बिफोर वाली लाइन प्रिंट होगी। बिफोर वाली लाइन प्रिंट होने के बाद, सॉरी मेरी मैं माउस से लिख रही हूँ तो थोड़ा सा लैगिंग हो रही है, बट आप समझ जाना मेरी फीलिंग्स की मैं क्या लिखवाना चाह रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, बिफोर इन्वोक द स्वैप मेथड, तो बिफोर वाली लाइन प्रिंट होगी और यहाँ पे num1 एंड num2, तो num1 की वैल्यू 1 एंड num2 की वैल्यू 2। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे इन मेथड को इन्वोक किया है। इन्वोक करने में हमने num1 और num2 की वैल्यू पास की है, तो 1 और 2 यहाँ से पास हो रही है। जब हमने मेथड को इन्वोक किया तो हम गए इस मेथड की बॉडी पे, तो num1 में आ जाएगा 1, यानी कि n1। अब यहाँ पे हमारे 2 और वेरिएबल बन गए, n1 एंड n2, n1 एंड n2। तो n1 में आ रही है num1 की वैल्यू 1। ठीक है, आप देख सकते हो ना, num1 n1, num2 n2। ठीक है, तो num2 n2 में आ रही है num2 की वैल्यू 2। तो ये प्रिंट करेगा इनसाइड द स्वैप मेथड, यहाँ पे प्रिंट होगी इनसाइड वाली लाइन। इनसाइड वाली लाइन प्रिंट होगी, फिर बिफोर स्वैपिंग वाली लाइन प्रिंट होगी, बिफोर
ठीक है, ये वाली लाइन प्रिंट होगी n1 और n2 की वैल्यू। तो अभी तो स्वैपिंग के पहले तो n1 n2 1 और 2 ही थे। यहाँ पे देखो ये स्वैपिंग यूजिंग थर्ड वेरिएबल है, ठीक है, यानी कि अब n1 में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और n2 में आ जाएगा 1। ठीक, इसके बाद हमने क्या प्रिंट किया आफ्टर स्वैपिंग, n1 की वैल्यू, n1 और n2 की वैल्यू आफ्टर वाली लाइन अब प्रिंट होगी, आफ्टर स्वैपिंग num1 की वैल्यू 2 एंड num2 की वैल्यू 1। ठीक है, और जैसे ही ये एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो जाएगा हम फिर से कहाँ जाएंगे, जहाँ पे हमने मेथड को इन्वोक किया था हम रिटर्न कर जाएंगे। अब यहाँ पे हमने दूसरा नेक्स्ट लाइन पे हम पहुंचेंगे, कंपाइलर जब ये एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर लेगा यहाँ पे पहुंचेगा तो नेक्स्ट लाइन पे आएगा और यहाँ पे प्रिंट करेगा आफ्टर इन्वोकिंग द स्वैप मेथड num1 और num2 की वैल्यू। num1 और num2 की वैल्यू क्या आएगी, अब देखो num1 तो 1 ही है और num2 भी 2 ही है, तो कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। तो आप देख सकते हो कि हमने एक्चुअल पैरामीटर थे हमारे num1 और num2 जो हमने पास किए थे इस मेथड में, ठीक है, फॉर्मल पैरामीटर थे हमारे n1 n2, फॉर्मल पैरामीटर में हमने स्वैपिंग कर दी यानी n1 n2 को हमने चेंज कर दिया, बट इसका कोई भी इफेक्ट हमारे num1 और num2 यानी एक्चुअल पैरामीटर पे नहीं पड़ा, वो सेम ही थे। स्कोप ऑफ लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल क्या होता है, किसी ब्लॉक ऑफ कोड या मेथड के अंदर या किसी लूप ब्लॉक के अंदर क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, तो जिस भी ब्लॉक में ये क्रिएट किए जाते हैं उसमें ही एसेसिबल होते हैं। तो जैसे कि हमने दो वेरिएबल लिए इंट आई और इंट जे, तो जो आई है ये एक लूप ब्लॉक के अंदर क्रिएट हुआ है, तो जहां पे ये क्रिएट हुआ है वहां से लेकर उस लाइन से लेके एंड ऑफ द ब्लॉक तक ये एसेसिबल रहेगा इसको। तो हम कह सकते हैं कि इसका स्कोप क्या है, फॉर लूप बॉडी, कि जहां पे हमने इसको क्रिएट किया है वहां से लेकर के ये लूप के एंड तक इसका स्कोप है, इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। बट आप देखो कुछ लाइन के बाद हमने जे को डिक्लेयर किया है, तो अब जे जो है वो जहां पे डिक्लेयर किया है वहां से लेके एंड ऑफ द लूप तक की, एंड ऑफ द ब्लॉक तक की ये इसका स्कोप होगा। इसके ऊपर हम जे को इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि जहां पे हमने इसे डिक्लेयर किया है वहां से लेकर हम एंड ऑफ द लूप तक इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो लोकल वेरिएबल का स्कोप क्या होता है कि जिस लाइन पे हमने इसको डिक्लेयर किया है वहां से लेके जिस ब्लॉक में हमने इसको क्रिएट किया है उस ब्लॉक के एंड तक ये एक्सेसिबल रहेगा। तो देखो ये है नॉन नेस्टिंग ब्लॉक, यानी कि ये अलग अलग लूप हैं, कोई नेस्टिंग नहीं हो रही है, एक के अंदर एक ब्लॉक नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आई को डिक्लेयर किया तो आई इस ब्लॉक में एक्सेसिबल रहेगा, जे को यहाँ डिक्लेयर किया, दूसरा आई डिक्लेयर किया है इस लूप के अंदर, तो ये वाला आई सिर्फ इसी में ही यूज होगा। ठीक है, बट आप देखो कि ये नेस्टिंग ब्लॉक है, यानी कि एक आई हमने पब्लिकली एज ए इंस्टेंस वेरिएबल यूज कर लिया है, जबकि ये वाला आई क्या है, एज ए लोकल वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये, अब देखो कि यहाँ पे हमने दो वेरिएबल, एक तो हमारे आउट ऑफ द लूप है, लूप के अंदर हमने क्रिएट कर रखा है, तो इट विल बी रॉन्ग टू डिक्लेयर आई इन टू नेस्टिंग ब्लॉक। तो दो नेस्टिंग ब्लॉक के अंदर हम किसी सिंगल वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते, नॉन नेस्टिंग ब्लॉक में हम वेरिएबल को कई बार डिक्लेयर कर सकते हैं। तो आप देखो सेम एग्जाम्पल था, यहाँ पे हमने x पहले ग्लोबली डिक्लेयर किया हुआ है, फिर हमने एक लोकल वेरिएबल x क्रिएट किया है, तो ये एरर प्रोवाइड करेगा, जबकि x यहाँ पे हमने लोकली ग्लोबली क्रिएट किया है xy, फिर i हमने डिक्लेयर किया है एक लूप बॉडी में काम करेगा, दूसरा वाला i दूसरे लूप बॉडी में काम करेगा। ठीक है, तो ये कोई भी एरर प्रोवाइड नहीं करेगा, इट विल वर्क फाइन, बट इट विल क्रिएट, दिस कोड विल क्रिएट एन एरर। अब हम मेथड यूज क्यों करते हैं, ऐसा क्यों, मतलब ऐसी क्या रिक्वायरमेंट है कि हम मेथड्स को यूज करें। तो मेथड को हम क्यों यूज करते हैं, एक बार हमने मेथड को क्रिएट कर दिया, एक बार हमने किसी मेथड की कोडिंग कर दी, फिर हम क्या करेंगे उसको रीयूज कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम में। ठीक है, यानी कि एक तो हो गया बेनिफिट रीयूज, कि हमने कोडिंग उस सेम फंक्शनिंग या सेम ऑपरेशन की कोडिंग हमें बार बार नहीं करनी पड़ेगी, एक बार मेथड क्रिएट कर दिया हम उसको रीयूज कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन हाइडिंग, कि हम जो हमारे इम्प्लीमेंटेशन डिटेल है वो भी हाइड हो जाएगी। रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी, आप अगर देखो तो अगर हमने कई सारे ऑपरेशन को किसी प्रोग्राम में बना रखा है और बिना मेथड के यूज किए तो वो बहुत ज्यादा कंजस्टेड दिखेगा, वो प्रोग्राम बहुत क्लटर दिखेगा। बट जब हम उसको मेथड का यूज करके बनाते हैं तो आप देखना हर एक चीज की फंक्शनैलिटी हमें अलग से दूर से ही दिखेगी कि कौन सा मेथड कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये मैंने ओपन कर लिया एक्लिप्स एडिटर, ये एक्लिप्स आईडी पहले मैंने मेरी इसके पहले की वीडियो में मैंने इसे इंस्टॉल करके बताया था, तो आप लोग मेरे जावा की प्लेलिस्ट में जाके इसे देख सकते हो किस तरह से हम एक्लिप्स को इंस्टॉल करते हैं।
सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक हम क्लास लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है डेमो नाम की एक क्लास। उसके बाद क्लास के अंदर हम लेते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो ये ऑटोमेटिकली हमारे इक्लिप्स में आ ही जाती है। तो ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा हुआ है। उसके अंदर हम अभी इसको ब्लैंक छोड़ते हैं। इस मेन मेथड को हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। उसके बाद हमने एक और मेथड लिया है। अब देखो ये मेन मेथड था, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेन मेथड था। हमने एक और मेथड डिक्लेयर किया है, वॉइड शो नाम का एक मेथड लिया है हमने। ठीक है, ये इसकी बॉडी हो गई। और हम यहाँ कुछ प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हम करेंगे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन। और इसके अंदर हम मान लो कुछ भी कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं दे रही हूँ सबयाज प्रोग्रामिंग स्कूल। और इस मेथड को अब मुझे कॉल तो करना होगा ना कहीं, तभी तो उसका आउटपुट आएगा। तो मैंने इसके पहले भी बताया कि जो भी मेथड हम कॉल करते हैं, जो भी आउटपुट आता है वो किसके थ्रू आता है, मेन मेथड के थ्रू। तो हमने इस मेथड को यहाँ पे कॉल कर लिया। ठीक है, तो अभी इसके आगे मैं बताऊंगी आपको कुछ और कंसेप्ट्स हैं। पहले मैं दिखाती हूँ इसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके। तो देखो आप क्या एरर आ रही है, एरर आ रही है अनरिजॉल्व्ड कंपाइलेशन प्रॉब्लम, कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू द नॉन स्टैटिक मेथड शो। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो मेन मेथड है वो कैसा है, स्टैटिक टाइप का है। स्टैटिक मॉडिफायर हमारा क्या है, स्टैटिक है मेन मेथड का। मगर आप देखो जो हमारा शो मेथड है वो इंस्टेंस मेथड है, ना कि स्टैटिक। तो ये कह रहा है कि स्टैटिक मेथड के अंदर किसी मेथड को कॉल करना है तो वो भी स्टैटिक होना चाहिए, अदरवाइज हमें इसको किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट एक बनाएंगे अपनी क्लास का। तो हमारी क्लास क्या है, क्लास है डेमो। तो क्लास नेम, इसका ऑब्जेक्ट हमने मान लो ले लिया है आर इज इक्वल टू, न्यू कीवर्ड यूज करते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, फिर क्लास नेम डेमो। ठीक है, अभी हमारी क्लास नेम का ऑब्जेक्ट बन गया है। अब हम इसे करेंगे आर डॉट शो। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या हम रन करके देख लेते हैं। देखो हमारा आउटपुट आ गया है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि अगर हमें किसी नॉन स्टैटिक डेटा या मेथड को एग्जीक्यूट करवाना है तो उसको हमें ऑब्जेक्ट के थ्रू, क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करना होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट के साथ ही एग्जीक्यूशन होगा उसका। अगर हम विदाउट ऑब्जेक्ट नहीं लगाते हैं तो ये एरर प्रोवाइड कर रहा था। यानी ये एक तरह का इंस्टेंस मेथड है, दो तरह से हम इसे कॉल करते हैं। तो ये एक इंस्टेंस मेथड था जिसे हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू इन्वोक करते हैं। दूसरा मान लो एक और हम मेथड ले रहे हैं स्टैटिक टाइप का। अब हम स्टैटिक का एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। तो हम मेथड ले रहे हैं, एडिशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं सपोज। तो स्टैटिक मेथड है, तो व्हाट इज स्टैटिक। ठीक है, सॉरी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड ऐड और मेथड है। मेथड के अंदर हम क्या देते हैं, पैरामीटर लिस्ट देते हैं। तो पैरामीटर लिस्ट हमने दी है हमें प्रिंट करानी है इनके एडिशन की वैल्यू। तो हम लिखेंगे सम इक्वल कॉन्केटिनेशन। और अच्छा, एक और चीज यहाँ पे कंसेप्ट आ रहा है, वो भी करके देख लेते हैं। ठीक है,
तो जब भी हम एग्जीक्यूट करेंगे, कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं अगर हम प्रोग्राम में, उसको सेव करते चलेंगे। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि इसने, अच्छा अभी देखो हमने एक मेथड तो बना दिया था, बट उसको हमने मेन मेथड में कॉल नहीं किया था ना। अब हम इसको यहाँ पे कॉल करेंगे। हमारा मेथड था ऐड, अब आप देखो हम इक्वल टू 12 नहीं है, ये क्या आ रहा है, ए की वैल्यू एंड बी की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, हम लोग जब कॉन्केटिनेशन करते हैं ना जावा में, प्लस को लगाते हैं जब हम, तो यहाँ पे आउटपुट का कॉन्केटिनेशन होता है, यानी ए की वैल्यू को बी की वैल्यू के साथ इसने मर्ज करके उसको प्रिंट कर दिया है। बट अगर हम इस तरह से करते हैं, यानी इसने एडिशन नहीं किया है बल्कि कॉन्केटिनेशन किया है दोनों नंबर्स की को, तो हम जब इस तरह से करेंगे तभी हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा। अभी देखो सम इक्वल टू 3, ठीक है। यहाँ पे एक तो चीज ये आपको समझ में आई कि हम जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें इस प्लस के बाद उसको हम ब्रैकेट में ले लेंगे पैरेंट, तो उससे क्या होगा कि वो कैलकुलेशन परफॉर्म कर लेगा, अदरवाइज वो कॉन्केटिनेटेड हो जाएगा। यानी कि हमने जब ब्रैकेट नहीं यूज किया था तो प्लस ए प्लस बी था, यानी कि ए और बी की वैल्यू कॉन्केटिनेट हो रही थी, ठीक है। अब दूसरी चीज ये भी देखो आप कि हमने यहाँ पे मेथड क्या लिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड ऐड, है ना। ये वाले मेथड जब हमने इसमें स्टैटिक नहीं, ये इंस्टेंस मेथड है, हमने यहाँ पे इसको स्टैटिक नहीं किया था। तो यहाँ पे कह रहा था कि हम किसी स्टैटिक मेथड के अंदर किसी नॉन स्टैटिक मेथड को ऐसे ही नहीं कॉल कर सकते, हम उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर सकते हैं। तो जब हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू से कॉल किया था तो वो एग्जीक्यूट हो गया था। बट आप देखो हमने इस जो मेथड है हमारा स्टैटिक टाइप का पब्लिक स्टैटिक वॉइड ऐड, इसको हमने बिना किसी ऑब्जेक्ट के यहाँ पे कॉल कर लिया, क्योंकि ये भी जो हमारा मेन मेथड है वो भी पब्लिक स्टैटिक वॉइड है, और जो हमारा ऐड मेथड है वो भी पब्लिक स्टैटिक मॉडिफायर से डिक्लेयर्ड है। तो इसने बिना किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हमें आउटपुट प्रोवाइड कर दिया। हम इसे क्लास नेम के थ्रू भी कर सकते हैं। तो क्लास नेम हमारा क्या है, डेमो डॉट, तो हम ये करेंगे तो भी हमारा आउटपुट आएगा, ठीक है। हमारा आउटपुट आ गया, यानी कि हमें कोई भी ऑब्जेक्ट लगाना नहीं पड़ता है अगर हमारा मेथड स्टैटिक है तो। आज की इस वीडियो में हमने देखा क्या होते हैं मेथड्स, पैरामीटर कितने तरह के होते हैं, एक्चुअल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर क्या होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि हम पैरामीटर किस तरह से पास करते हैं, मेथड कितने टाइप के होते हैं, प्री डिफाइंड एंड यूजर डिफाइंड मेथड्स, एक्चुअल फॉर्मल पैरामीटर्स, सिग्नेचर क्या होता है, कॉल स्टैक क्या होता है, हम पास बाय वैल्यू भी हमने करके देखा, लोकल वेरिएबल का स्कोप ऑफ लोकल वेरिएबल भी देखा, और हम मेथड्स को यूज क्यों करते हैं, इसका क्या बेनिफिट है वो भी हमने देखा। तो मेथड्स के और भी ज्यादा बेनिफिट हैं, हम देख सकते हैं। रीयूजेबिलिटी के लिए भी हम मेथड को यूज करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन के लिए, यानी कि जो हमारी इंप्लीमेंटेशन डिटेल है वो हाइड हो जाए। रीडेबिलिटी के लिए कि अगर हम मेथड के थ्रू प्रोग्राम को बनाते हैं तो हमारा मेथड जो हमारा प्रोग्राम है वो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाता है, वो बहुत ज्यादा रीडेबल हो जाता है। हम मेथड्स को देखकर ही बता सकते हैं कि कौन सा मेथड कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। इनकैप्सुलेशन, यानी कि कई सारे मेथड्स और डेटा जो है वो लॉजिकली इक्विप्ड हो जाते हैं विद इन अ सिंगल मेथड। मॉड्यूलैरिटी क्लियर हो जाती है, टेस्टेबिलिटी अच्छी हो जाती है, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है प्रोग्राम की। तो ये सारे हमारे मेथड्स के एडवांटेजेस हैं। If you have any queries regarding the methods in the Java, you can write your queries and doubts into the comment section. Thank you for watching.